चलिए आज अपन देखते हैं कि फिर अपनी हिस्ट्री की क्लास आती है और हिस्ट्री की क्लास में जो टॉपिक चल रहा था मध्य पाषाण युग की बात जो चल रही थी। तो अपने पिछले क्लास में अपन ने देखा कि मध्य पाषाण काल में कुछ हमने आपको कंसेप्चुअल चीज़ों का एक्सप्लेन किया था और उसमें मैंने आपको बताया हुआ भी था कि कैसे करके हमें स्टडी करना चाहिए, कैसे करके हम टॉपिक को अप्लाइड करके पढ़ें तो बहुत कम समय में ज़्यादा डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज जो अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो कैसा पढ़ेंगे, फैक्ट बेस पढ़ेंगे, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसे का वैसा ही उसको हुआ वो हमें याद करना पड़ेगा। मतलब इसमें ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, सिर्फ कैसा लर्निंग बेस है, यानी फैक्चुअल है, जिसको एक तरह से बोल सकते हैं जीके है। मतलब इसको हमें याद ही करना पड़ेगा। तो आज इसमें अपन इसमें क्या कर रहे हैं, इसी की डिस्कस करते हैं। कुछ इंपोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। उन फैक्टों को यदि आप याद कर लेंगे तो जनरली आपकी जो भाषा मध्य पाषाण युग है उससे रिलेटेड जो भी जीके के क्वेश्चन आएंगे वो आपको कहीं ना कहीं इस पीपीटी के माध्यम से आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए अपन इस टॉपिक पर अपन आ जाते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था तो मेसोलिथिक एज के अंतर्गत जो नेचर ऑफ टूल्स की बात की जा रही थी। तो जो नेचर ऑफ टूल्स की बात की जा रही थी तो हमने देखा था, मैंने क्या बताया हुआ था आपको पिछले क्लास में कि धीरे धीरे रिसर्च होने लगे, इंसान की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। वो जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ने लगी इंसान ने नई नई वस्तुओं को बनाना स्टार्ट कर दिया, नई नई चीज़ों को क्रिएट चालू कर दिया, जिससे हमारे जीवन से जुड़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है, जीवन का सबसे बड़ा जो बेस होता है वो भोजन होता है। कोई भी इंसान किसके बारे में सोचता है, सबसे पहले कहते हैं भोजन चाहिए। जब भोजन की व्यवस्था हो गई होगी तब कहीं ना कहीं उसने सोचा होगा कि भैया रहने की व्यवस्था हो, कपड़ों की व्यवस्था हो। तो एक दूसरे के हिसाब से धीरे धीरे हमारी नीडेड बढ़ती गई, उसी प्रकार से हम आविष्कार करते हुए क्या है चले गए। तो उन्हीं चीजों को अपन देख रहे हैं कि इस युग में आते हैं तो हमारे कुछ टूल्स बनना चालू हो गए। क्योंकि हेडिंग में क्या पड़ा हुआ है कि नेचर ऑफ टूल्स की बात की जा रही है, मतलब औजारों की बात की जा रही है। किस किस प्रकार के औजार आ गए, किस किस प्रकार के जो टूल्स आए हैं वो किससे बने हुए थे, कितनी लंबाई होती थी, कितनी चौड़ाई होती थी, उनका इस्तेमाल हम किसके लिए करते थे, ये सारी बातें इस पीपीटी के माध्यम से, इस फैक्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि मेसोलिथिक एज के अंतर्गत कौन कौन से टूल्स हमारे आ चुके थे। तो देखिए थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा मेसोलिथिक एज था इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारी विशेषता क्या रही है, इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता रही है वो क्या रही है कि हमारे औजार रहे हैं, यानी टूल्सों की बात की गई। और जो टूल्सों की बात की गई तो अपन देख रहे हैं कि टूल्सों की प्रकृति बताई गई है। प्रकृति मतलब उसके नेचर की बात की गई है। और नेचर की बात की गई तो अपन को सबसे पता क्या लग गया कि भैया जो मेसोलिथिक एज की में जो टूल्स आए हुए थे उनकी लंबाई कितनी थी और चौड़ाई कितनी थी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी जो लंबाई की बात की जा रही है और जो चौड़ाई की बात की जा रही है तो हमें ऑलरेडी से पता है कि उसकी जो साइज रेंजिंग की बात जो की गई है तो इसकी लंबाई कितनी होती थी, 1 से लेकर के 8 सेंटीमीटर जो होती थी वो इसकी क्या होती थी लंबाई। तो उस समय के जो औजार थे उनकी लंबाई कितनी थी, 1 से लेकर के 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी होती थी 0.5 से लेकर के आप देख सकते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर तो इसकी क्या हुआ करती थी चौड़ाई होती थी। तो हमें पता पड़ गया है कि उस समय जो हमारे टूल्स बने हैं, जो हमारे औजार बने हुए हैं तो उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, किस टाइप की देखने को मिलती थी। तो आपको पता पड़ गया कि 1 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती थी उसकी लंबाई होती थी, और उसकी जो चौड़ाई हुआ करती थी वो 0.5 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर उसकी क्या होती थी चौड़ाई होती थी। कुछ सब पूछ ले जाएगा मेसोलिथिक एज के अंतर्गत हम जो देखते हैं कि जो टूल्सों का जो नेचर था वो किसको बिलोंग करता था, उसके जो साइज होती थी वो कैसे होती थी। तो 1 to 8 सेंटीमीटर इन लेंथ होती थी और 0.51 सेंटीमीटर उसकी क्या होती थी ब्रीथ होती थी, मतलब चौड़ाई होती थी। तो पहला क्वेश्चन आपको पता पड़ गया कि उस समय की लंबाई चौड़ाई के बारे में जानकारी लग गई। अगली बात होती है कि जो उस समय जो टूल्स थे जो क्रिएट किए गए थे, जो मोस्टली अपन ने देखा था कि जो फिटेड किए गए थे वो किसके माध्यम से बने हुए थे, किन किन चीजों का उसमें सहारा लिया गया था। तो अपन देख रहे हैं कि उस समय जो औजार प्राय बने थे वो किसके बने थे, लकड़ी के बने थे, हड्डी के बने थे, बड़े बड़े जानवरों के जबड़े जो होते हैं उनका यूज इसमें क्या है किया गया था, और संयुक्त औजार बन गए थे, मतलब कंपाउंड टूल जिसको बोलते थे। तो इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिली कि औजारों की बातें बोली गई। तो क्या लिखा हुआ है इसमें भी अपन देख सकते हैं कि जैसे बोर्ड लकड़ी के कुछ हमारे टूल्स बने थे, कुछ हड्डियों से बने हुए थे,
कुछ जो जैब्स मतलब जबड़ों से एनिमल्स के बने हुए थे, और कंपाउंड मतलब संयुक्त, उन दोनों को जोड़ करके क्या होता था कि टूल्सों को क्रिएट किया गया था। जैसे आज भी हम देखते हैं कि मान लो हम हंसिया लेने जाते हैं या चाकू लेने जाते हैं तो उसकी डंडी कुछ और लगी होती है, आगे का हिस्सा किसी आयरन का बना होता है, मतलब कहीं ना कहीं इसको बोल देते हैं कंपाउंड टूल्स। मतलब दो चीजों को, तीन चीजों को जोड़ करके जो टूल्स को क्रिएट कर दिया जाता है उसको बोला जाता है कंपाउंड टूल्स। तो इसका मतलब किसी का कहते हैं बेंत लगा दिया, किसी का ये सिस्टम लगा दिया, किसी का ये सिस्टम लगा दिया, तो वही चीज हम देख रहे हैं कि मेसोलिथिक एज में देखने को मिली। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेसोलिथिक एज में जो टूल्स बने हुए थे वो किन किन चीजों से क्रिएट किए गए थे, तो उसमें लकड़ी का भी यूज किया गया था, हड्डियों का भी यूज किया गया था, जो हमारे बड़े बड़े जो जानवर होते हैं उसके जबड़े भी क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उन जबड़ों का भी इसमें क्या कर दिया गया, यूज कर दिया गया, और इनको क्या कर दिया गया, कंपाउंड कर दिया गया, और कंपाउंड करके क्या हो गया, इस तरह के टूल्स बनने क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। तो आपको मेसोलिथिक एज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टूल्स किसके बनते थे, तो टूल्स लकड़ी के बनते थे। टूल्स किसके बनते थे, हड्डी के बनते थे। जो लार्ज हमारे जो एनिमल्स होते थे उनके जबड़ों को निकाल के भी बनते थे, और इन चीजों को क्या करते थे, आपस में इंटरकनेक्ट करके जोड़ करके एक नया टूल्स क्रिएट कर दिया जाता था, उसको बोल देते थे कंपाउंड टूल्स। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपाउंड टूल्स किसको कहते हैं, तो एक से ज्यादा चीजों को जोड़ करके जो नई चीज क्रिएट कर ली जाती है, एक नया टूल्स बना लिया जाता है, उसको कंपाउंड टूल्स के नाम से क्या है, जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट आपका क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि देखिए माइक्रोलिथ्स यानी सूक्ष्म जो हमारे पाषाण आए, मतलब पत्थरों से छोटे छोटे टूल्स आए, जिनकी लंबाई कितनी होती थी, 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर होती थी। यही लिखा हुआ है माइक्रोलिथिस, 1 to 8 सेंटीमीटर तक के टूल्स हमें देखने को क्या है, मिलती थी। दूसरे हम देख रहे हैं कि हमारे कौन से हैं, यानी वुडन जो हैंडल्स थे विथ जो माइक्रोलिथिस, तो हम देख रहे हैं कि लकड़ी के जो हैंडल बनाए जाते हैं, लकड़ी के हत्थे जिसमें जड़ें जो सूक्ष्म पाषाण की होती थी, मतलब छोटी छोटी होती थी, माइक्रोलिथिस होती थी। जैसे अभी हमने एग्जांपल आपको दिया कि जिसके घरों में हंसिया होता है तो लकड़ी की आप देखते हैं उसके क्या डंडी लगी होती है, लोहे का आयरन का क्या होता है, उसका आगे का हिस्सा होता है, इसका मतलब कंपाउंड हुआ। वही चीज यहाँ पे बोल दी गई है कि कहीं ना कहीं लकड़ी के जो हत्थे बनते थे जिसको सामने वाला पकड़ सके और उसका तरीके से क्या है यूज कर सके, तो वो चीज अपन को देखने मिली कि लकड़ी के हत्थे बनने लगे थे। सूक्ष्म पाषाण जिनकी क्या होती है, उसके साथ अपन देख रहे हैं हड्डी, सींग के औजार। तो अपन देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं औजार किसके, जैसे कुछ जानवर इस तरह के हुआ करते थे, उनके सींगों को निकाल लिया गया, काफी पहने सींग होते थे, उनके माध्यम से उनका यूज किया जाता था। आज भी हम देखते हैं कुछ घरों में चले जाएंगे, हिरण के सींग या उसके सींग, लोग घरों में क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज, पहले चारपाइयाँ भरते थे, उनका यूज करते थे, वो पहने हुआ करते थे। तो मतलब इस प्रकार की चीजें टूल्स बना लिए गए थे जो कहीं ना कहीं हमारे क्या औजार करते हैं, क्योंकि कुछ के सींग इतने पहने होते हैं जिससे शिकार करने में क्या आती, प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं हड्डी और सींगों के भी औजार बनने क्या हुए, स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट कंडीशन को देख रहे हैं कि संयुक्त औजार की बात की, जो मैंने आपसे बोला कि जैसे आपने देखा कि इसमें आगे का हिस्सा किसी और का बना हुआ है और नीचे का हिस्सा किसी और का बना हुआ है, इसलिए इसको अपन बोल देते हैं कंपाउंड बोल देते हैं। और जब ये कंपाउंड जो हमारे टूल्स बने तो इनका जो सबसे ज्यादा यूज देखने को मिला था वो किसके लिए मिला था, हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए। क्योंकि आसानी से किसी भी वेपन्स को पकड़ लें और जैसे ही उसका हम वार करेंगे तो जिस चीज पर वार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका शिकार हो जाता था। इसलिए जो कंपाउंड टूल्स होते थे तो उनका यूज किस लिए किया जाता था, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंपाउंड टूल्स का सबसे बड़ा रोल क्या था। तो कंपाउंड टूल्स का जो सबसे बड़ा रोल था वो हंटिंग करना था, शिकार करना था। और लोग शिकार करने के माध्यम से ही अपने जीवन से जो जीविकोपार्जन की जो रिसोर्सेज थे, जो हमारे जीवन जीने के लिए, जो हमारे खाने पीने के लिए, जो बॉडी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो वस्तुएं थी या जिन चीजों को हम कहते हैं आवश्यकताएं थी, उनका शिकार करके इन्हीं टूल्सों का प्रयोग करके जीविकोपार्जन का क्या करते थे, काम चलाते थे। अगली कंडीशन पे अपन आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट कंडीशंस पे अपन देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, हमारे कुछ की पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं और उस की पॉइंट्स में अपन देख रहे हैं कि सारी बातें लिखी हुई हैं। कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया जो हमारे आकार भी जो छोटे थे उनकी क्या लंबाई थी, तो भैया पीछे भी बता चुके, वो यहाँ लिखा हुआ, शॉर्ट में डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, इसको जी के बोलते हैं कि 1 to 8 सेंटीमीटर चौड़ाई हुआ करती थी और 0.5 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर क्या होती थी उसकी चौड़ाई होती थी, और लंबाई कितनी होती थी, 1 से लेकर के 8 सेंटीमीटर। ये दूसरी बात अभी जो मैंने आपको समझा दिया कि लकड़ी, हड्डी और बड़े जानवरों के जबड़ों से क्या होते थे, ये सिस्टम बने होते थे। तीसरा बता दिया संयुक्त औजारों का उपयोग इसमें देखने को मिला। चौथा देख लिया कि मुख्यतः शिकार करना और अपने
दैनिक जीवन से जुड़े हुए कार्य क्या होते थे, इन वेपन्सों के माध्यम से होते थे। तो जो मैंने अभी आपको लेक्चर दिया वही आपकी की पॉइंट बन गए। की पॉइंट क्या बन गया है कि आप क्वेश्चन कभी कभी जो बड़ा क्वेश्चन जब आईएएस लेवल में आता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया मध्य पाषाण युग से टूल्सों से जुड़ी हुई कौन सा एक फैक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मध्य पाषाण युग में जो हमारे टूल्स बनते थे वो लकड़ी के बनते थे, हड्डी के बनते थे, बड़े जानवरों के बनते थे। दूसरा क्वेश्चन कर दिया जाएगा उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर से लेकर के आप देख रहे हैं 0.5 से लेकर के आप देख रहे हैं कि 1.5 सेंटीमीटर की जो बात कर दी जा रही है। तीसरी कंडीशन आपके सामने रख दी गई है कि भैया इसका यूज क्या के लिए करते थे, शिकार करने के लिए करते थे। तो इसमें एक पॉइंट ऐसा रख दिया जाएगा जो इससे इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अपन देखते थे उन टूल्सों का हम दैनिक जीवन में तो यूज करते थे। जो हमारी दैनिक लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आज भी टूल्सों के माध्यम से इन्वॉल्व की जाती हैं। जैसे मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सारे टूल्स क्या हैं कि भैया हम आप देख रहे हैं एक पैनल लगा हुआ है, एक हम क्या लिए पेन लिए हुए हैं। जब तक ये टूल्स नहीं होंगे तब तक हम एक अच्छा कार्य नहीं कर सकते। तो दैनिक जीवन से जुड़ी ये भी हमारे टूल्स हैं। मान लो आज हमारा डेटा आपके पास आ रहा है, हम ये मोबाइल रखे हुए हैं या हम कैमरे को लगाए हुए हैं, तो ये भी एक टूल्स ही तो हैं, रिसोर्सेस हैं। तो रिसोर्सेस तब भी थे, रिसोर्सेस आज भी हैं। जैसे जैसे तकनीकी बदलती गई रिसोर्सेस के स्वरूप और फॉर्म्स क्या होते गए, चेंज होते चले गए। वही इतिहास हमें इस बात का क्या करता है, समझाता है कि पहले से लेकर के आज तक के इतिहास को यदि आप जोड़ करके पढ़ेंगे तो हर एक चीज में परिवर्तन देखने को मिलता गया। और परिवर्तन के लिए यदि सबसे ज्यादा कोई चीज उत्तरदायी रही है तो वो हमारे टूल्स रहे हैं। हमारे कहते हैं ना कि जितने भी टूल्स यानी वस्तुएं रही हैं, क्योंकि वस्तुएं बदलती गई और हमारा इन्वायरमेंट क्या होता गया, चेंज होता गया। हमारे कार्य करने के तरीके क्या है, बदलते गए, हमारी आदतें बदलती गई और हमारे कार्यों में परिवर्तन देखने को मिलता हुआ चला गया। यही इतिहास से हमें व्यवहारिक ज्ञान सीखने को मिलता है। अब अपन देख लेते हैं कुछ हमारी इंपोर्टेंट मैथोलॉजिकल साइट्स हैं जो इंडिया की, जो तुम्हें याद होना चाहिए कि भैया इंडिया में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर कौन कौन सी चीजें उस समय की हमें देखने को मिली थी। तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है भारत में, तो आप नक्शे में भी देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि तिलवाड़ा जो क्षेत्र पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपको पता पड़ गया कि तिलवाड़ा बड़े किससे जुड़ा हुआ था, मेसोलिथिक एज से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है तिलवाड़ा किस स्टेट से बिलोंग करता है या किस प्रोविंस से बिलोंग करता है, तो आपको ऑलरेडी से पता लग गया कि हमारा राजस्थान से बिलोंग करता है। दूसरा वर्ड आपके सामने आ गया कि भैया जो हमारा क्या दिया हो कि लांग नाच दिया हुआ है ये कहाँ पड़ता है, तो हमें पता पड़ गया कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आप देखते हैं छोटे एग्जामों में जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, जो हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें जीके इस तरह के पूछ ले जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि भैया भीमबेटका की बात की, तो भीमबेटका जो हमारी हैं वो कहाँ पड़ती हैं, तो आपको पता पड़ गया मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। कहीं ना कहीं इनका भी डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ देखने को मिला, मेसोलिथिक एज में देखने को मिला। इसी प्रकार से देखते हैं पचमढ़ी का नाम सुनते हैं तो आपको पता पड़ गया कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पचमढ़ी कहाँ है भारत में, तो आपको पता पड़ गया कि किस राज्य में है, तो आपको पता पड़ गया कि पचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में ये स्थल है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि संगनकल्लू है। अब संगनकल्लू कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो ये भी चीज हमें पता लग गई है कि ये भी क्वेश्चन पता पड़ गया है कि संगनकल्लू कहाँ से बिलोंग करता है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस राज्य से बिलोंग करता है, किस प्रांत से बिलोंग करता है। तो आज वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे गुजरात से वो क्या करता है, बिलोंग करता है। तो इस तरह से सारे फैक्ट हैं, इसी को जीके बोलते हैं। ये छोटे एग्जाम में भी आ जाते हैं और बड़े एग्जामों में भी क्या होते हैं, पूछ ले जाते हैं। तो बड़े एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, पिछली वाली स्लाइड में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इससे रिलेटेड सारी बातें जुड़ी हुई थी। और आप इसमें क्या देख रहे हैं, छोटे एग्जाम्सों के लिए क्या हो जाते हैं, जीके बन गया। तो जब जीके बन गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस स्थान पर पड़ता है, ये इस स्थान पर पड़ता है, ये इस स्थान पर पड़ता है, लेकिन सभी का संबंध किससे है, मेसोलिथिक एज से। इसी प्रकार से अपन देख लेते हैं। और अपन देख रहे हैं क्या है, जैसे सराय नहर की बात की जा रही है, सराय नहर की जो बात की जा रही है कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपको पता लग गया। अगली बात की जा रही है कि भैया जो टेरी स्थल है, अब टेरी स्थल का संबंध किससे है, तो हम देखते हैं तिरुनेलवेली से। और जो तिरुनेलवेली कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो कभी कुछ चीजें नाम से भी हम आइडिया लगा लेते हैं कि भैया तिरुनेलवेली कहाँ है, तो हमें पता पड़ गया तमिलनाडु में। तिरुनेलवेली का रिलेशन किससे है, तो टेरी स्थल से है। टेरी स्थल का रिलेशन किससे है, मेसोलिथिक एज से। तो इसका मतलब एक चीज दूसरी से इंटरकनेक्टेड करके पढ़ें। मैं डेली हर क्लास में इंटरकनेक्टेड की बात करता हूँ, क्योंकि हर बच्चे की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि स्टडी तो सभी करते हैं, लेकिन जो हमने स्टडी की है उस बात को लॉन्ग टाइम तक माइंड में कैसे सेट करके रखें। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है
कि जो भी डाटा पढ़ रहे हैं उसको इंटरकनेक्टेड करके पढ़ें कि इसका शुरुआत कहाँ से हुई और इसको हम लेकर के कहाँ तक आ गए हैं। जैसी इस तरह की स्टडी आप करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक आपका डाटा माइंड में सेट रहेगा, क्योंकि पुरानी बात को रिवीजन करते हुए लेटेस्ट की बात को उसको यदि कनेक्ट करके रखेंगे तो फिर आपको एग्जाम्स तक सारी बातें याद बनी रहती हैं, नहीं तो क्या हो जाते हैं, भूलना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं। अब आपकी बात अगली बात की आ रही है कि भैया हमारा जो पैसरा है ये कहाँ पड़ता है। तो पैसरा जो प्लेस पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा आदमगढ़, अब भैया आदमगढ़ की जो बात की जा रही है कुछ तो पूछ लिया जाता है आदमगढ़ कहाँ है, ये साइट्स कहाँ है, ये स्थल कहाँ है। तो हमें पता पड़ गया कि जो आदमगढ़ हमारा स्थल पड़ता है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आपने देखा ये हमारे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब हम ये देखते हैं अगली बात आपसे जो बोली जा रही है, कुछ और फैक्ट देखिए, क्योंकि मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि जितने भी हमारे प्लेस हैं, जितने भी हमारे स्थल हैं जहां लोग रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने कहीं ना कहीं पानी को जरूर ध्यान रखा होगा। जब पानी को ध्यान रखा होगा तो मोस्टली प्लेस के पास कोई ना कोई रिवर रही होगी, कोई ना कोई नदी रही होगी। तो हमें पता हो जाना चाहिए कि जो मध्य पाषाण युग की जो मेसोलिथिक एज की जो रिवरें हैं उनके भी नाम पता होने चाहिए कि उस समय कौन कौन सी रिवर हमें देखने को क्या है मिली हैं। तो इस तरह से रिवरों के भी नाम आपको पता होने चाहिए। तो कुछ फैक्टों के माध्यम से हम रिवर को देखते हैं। तो रिवरों में देखते हैं, जैसे अपन देख रहे हैं कि प्रमुख नदियां उस समय कौन कौन सी थी। लूनी नदी हमें देखने को मिली, चंबल नदी देखने को मिली, गंगा नदी देखने को मिली, नर्मदा नदी देखने को मिली, तापी नदी देखने को मिली, गोदावरी देखने को मिली, कृष्णा नदी देखने को मिली, कावेरी नदी देखने को मिली। इसका मतलब हमें पता पड़ गया कि ये हमारी मेसोलिथिक एज की नदियां हैं। मेसोलिथिक एज में ये रिवर हमें देखने को मिली। और अब आगे चल के अपन देखते हैं कि ये वाली रिवर पर कौन सा प्लेस था, इस वाली रिवर पर कौन सा प्लेस था। इसका मतलब नदियां पहले भी अवेलेबल देखने को मिली। तो ये हमारी कुछ पता है कि कुछ एमपी की हैं, कुछ और कहीं की हैं। इस तरह से जब चैप्टर आते जाएंगे तो यही सारी चीजें रिवीजन में आपकी आती हुई चली जाएंगी। अब तुमने नर्मदा नदी का नाम सुन लिया, आगे चल के जब नदी आएगा, टॉपिक आएगा रिवरों का, तो आप देखेंगे भैया इंडिया लेवल की है, इंडिया में भी कहाँ पड़ती है, स्टेट में कौन से पड़ती है, स्टेट में आ जाएगी। फिर अपन देखेंगे कौन से संभाग में पड़ती है, वहां आ जाएगी। फिर हम देखेंगे कौन से जिले में पड़ती है, वहां आ जाएगी। तो क्वेश्चन की इंटरकनेक्टेड करिए। जैसे आप इंटरकनेक्टेड करेंगे उससे रिलेटेड सारी बातें आ जाएंगी। जब भी नर्मदा नदी का नाम आए तो कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे गई, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ इसका एंड हुआ है, लो ऐसे करके भी तुम बातें माइंड में सेट कर लोगे। अब रिवर नदी से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको याद हो जाएगा। लेकिन सेट करने का तरीका क्या, जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ अभी आपने एक ही नाम सुना है कि भैया नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी का संबंध कहाँ से रहा, किस प्राचीन युग में देखा जाता है, ऐसे सोसाइटी में देखा जाता है, तो मध्य पाषाण युग से इसका रिलेशन आता है। अब आगे चल के पढ़ेंगे ये नर्मदा नदी किस स्टेट में है, तो वो आपके माइंड में जुड़ जाना चाहिए। आगे चल के पढ़ेंगे इसकी लंबाई कितनी, ये पढ़ जाना चाहिए। किस दिशा से किस दिशा में बहती, ये दिमाग में जुड़ जाना चाहिए। तो जैसे जैसे टॉपिक आते जाएं उससे जुड़ी हुई जो बातें आती जाएं, बस उसको उसके साथ में लिंक करते चले जाएं। यानी आपका रिवीजन साथ में होता रहेगा जब आप लिंक करेंगे, और लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में डेटा भी क्या रहेगा, सेट बना रहेगा। ये होता है लॉन्ग टाइम तक डेटा को माइंड में सेट करने का तरीका। चलिए इसी प्रकार से आपको नदियों के बारे में जानकारी लग गई। नेक्स्ट में अपने इसके कीवर्ड्स को और देख लेते हैं। उसके बाद में ये आपका चैप्टर क्या हो जाता है, यानी स्लाइड से जुड़ी हुई बातें सारी क्या हो जाती है, पूरी जाती हैं। तो आपने देखा इसका सार क्या अपन पढ़ रहे हैं, मेसोलिथिक जो पीपुल थे, सीधी सीधी बात रखें, यानी बहुत कम पॉइंटेबल बातों को याद रख सकते हैं कि जो हमारे मेसोलिथिक एज के जो लोग थे तो क्या करते थे, सूच पाषाण की बात करते थे। मतलब सूच पाषाण से मतलब क्या, माइक्रोलिथ्स की यूज करते थे। मतलब छोटे छोटे औजारों का यूज हमें इस युग में ज्यादा देखने को क्या मिला हुआ है। और दूसरा क्या करते थे, हमने पीछे क्या पढ़ा, ये दूसरा क्या करते थे, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो औजार थे तो या तो औजार लकड़ी के बने थे या जानवरों के जबड़ों का यूज देखा गया था, जिसको अपन ने कंपाउंड औजार बोल दिया था। उसके अलावा वो नदियों और वनों और पहाड़ियों के पास रहते थे, ये भी चीज आपको ऑलरेडी से पता पड़ गई, और शिकार करके अपना जीवन चलाते थे। तो मतलब ऑल ओवर यदि बोला जाए, इसका सार बोला जाए, तो इंसान से ही जुड़ी सारी बातों को इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या देखा कि जो हमारा मेसोलिथिक एज था, तो इसमें जो इंसान था वो क्या करता था, सूक्ष्म औजारों का यूज करता था। यानी माइक्रोलिथिस जो हमारे टूल्स थे उनका यूजेस ज्यादा देखने को मिला। वो किसके बने होते थे, या तो लकड़ी के बने होते थे, या हड्डी के बने होते थे, या जानवरों के जबड़ों के बने होते थे। इसलिए उनको कंपाउंड टूल्स में क्या जोड़ दिया गया,
और इनका सहारा लेकर के वो जो अपना जो जीवन निवास करते थे, तो पुराने समय के लोग जो अपना मकान बनाते थे या कह सकते जो भी रहते थे, जिस तरह के उनके रहने के जो तरीके थे, तो या तो पहाड़ियों पर रहते थे या वो पहाड़ नदियों के किनारे रहते थे। अब वहां आप उनको पता है कि कोई न कोई आएगा, नदी है, नदी पर लोग पानी पीने के लिए भी आते हैं, जानवर भी पानी पीने के लिए आते हैं, तो उनको शिकार करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि शिकार करने में आसानी मिलती थी, क्योंकि शिकार खुद चलकर आता था। बस वहां वो एडजस्ट हो गए, उन्होंने शिकार किया, जिसके माध्यम से उनकी जीवन की जो कहते हैं ना पेट पूजा, जो जिस भाषा बोल सकते हैं का जीविकोपार्जन का जो रिसोर्सेज था, वो इसलिए यहाँ पर वो निवास करते थे और इस दिन का औजारों का यूज करके अपने जीवन की आवश्यकता जो थी खाने पीने की यहाँ से पूर्ति करते थे। तो इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक में अगली क्लास को अपन लेंगे। आज के लिए इतना ही है।